तो आज हम आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट कमेटी एंड कमीशन इन इंडियन पॉलिटी। और ये हम करेंगे 1921 से लेके 2018 तक। तो कमेटी से हमेशा क्वेश्चन आता है आईएएस में, क्योंकि जो भी कमेटी बनती है उसका जो हेड होता है, चीफ होता है, या तो एक आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, या फिर आईएफएस अफसर होता है, या फिर कोई रिटायर्ड जज होता है। तो मतलब जो भी बंदा किसी भी कमेटी का अध्यक्ष बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो वो एक सिविल सर्वेंट होता है। तो ऑब्वियस है कि जब सिविल सर्वेंट का पेपर होगा सिविल सर्विसेज का, तो उसमें कमेटी के बारे में पूछा जाएगा। या कमीशन बिठाते हैं, जैसे आपका लोकपाल बिल हो या फिर कोई भी कमीशन हो जिसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, उस पर जजमेंट, उस पर रिव्यू होता है सारा काम। तो ये सब एक आईएएस ऑफिसर का होता है। तो कमेटी हमेशा पेपर में आती रही है और लगातार आती रहेंगी। तो कमेटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली कमेटी हम पढ़ेंगे एकवर्थ कमेटी। ये जो कमेटी थी 1921 में बनी। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी, रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921। तो इस कमेटी ने बताया कि रेल बजट और जो आपका जनरल बजट है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इसको फिर सेपरेट करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो हम देखते थे कि रेल बजट और तब से और अब तक रेल बजट और फाइनेंस बजट दोनों ही अलग पास होते थे। मतलब एक एक दिन होता था आपका फाइनेंस बजट और दूसरे दिन होता था रेलवे बजट। लेकिन मोदी सरकार ने अभी फिर से एक ही कर दिया, रेलवे और फाइनेंस दोनों एक साथ पास होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1921 में हुआ था ये। उसके बाद में डिफरेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। पहला, जैसे यूनियन पावर कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यूनियन कमेटी थी, उसके प्रेसिडेंट भी थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंस, जो छोटे छोटे सूबे थे, उनको इंक्लूड करने का जो काम था, उसका जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर, तो ये सब चीजें संविधान के अंदर डालनी थी, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके सरदार पटेल। नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो इसके कौन कौन से रूल, कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर रखना है, इसके जो है चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक और कमेटी बनी जिसे सब कमेटी के नाम से जाना गया, उसके प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। माइनॉरिटी की एक सब कमेटी बनी, उसके प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, त्रिपुरा, उनके लिए। तो एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके जो थे गोपीनाथ बारदोलोई, इसके चेयरमैन थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब जो बाहर निकाल दिए गए थे या फिर पार्शली एक्सक्लूडेड थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे असम वाले एरिया के AB ठक्कर। स्टेट कमेटी, नेगोशिएटिंग विद स्टेट, स्टेट से जो है बात करनी थी। जैसे उस टाइम पे जो है 14 के करीब स्टेट बनी थी, तो उनका नेगोशिएट करना, बातचीत करना, तो उसके लिए चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतने लोग जो है, अलग अलग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और इन सब का जो है अलग अलग लोग चेयरमैन थे। तो इनका जो है मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है, 4 इधर राइट में लिख देगा, 4 लेफ्ट में, फिर कहेगा मैच द फॉलोइंग करो। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कमेटी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, जब आपका संविधान बन गया, लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन गया, और 26 नवंबर 1950 को, जनवरी को लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो कमेटी बनी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली कमेटी है धर कमेटी, धर कमीशन। ये 1948 में आया। इसका पर्पज था टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस।
कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाओं के आधार पर जो फिजिबिलिटी है उसको आप स्टडी कीजिए। ऑल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंसी कमीशन, और इसे लिंग्विस्टिक प्रोविंसी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उनका हम जानते हैं कि डिवीजन यहाँ पे लैंग्वेज वाइज हुआ है। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, उत्तराखंड में हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही जो है अदर स्टेट हैं उनमें जैसे तमिल में तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ है, और केरला में आपकी अलग लैंग्वेज है, और कर्नाटक में आपकी कन्नड़ चलती है, इस तरह से। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन हुआ है। तो ये धर कमीशन ने इतने सुझाव दिए थे। रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, इट रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा जैसे पहले तो हमने एरिया वाइज जो जहाँ से जमींदार थे या जहाँ पे राजा था उनको इंक्लूड करके सबको इकट्ठा मिला लिया था। जैसे अगर हम हैदराबाद प्रोविंसी की बात करें जो यहाँ पर निजामों का कब्जा था, तो उसमें पूरा विजयनगर एम्पायर, मतलब कि आधा कर्नाटक आता था, आधा हैदराबाद आता था, उसमें अच्छा खासा एरिया महाराष्ट्र का भी आता था। तो इस तरह से तो उसको मिला के पूरा एक स्टेट बना दिया। लेकिन बाद में जो है आज देखोगे तो आप हैदराबाद जो प्रोविंसी है आपकी, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हैदराबाद है वो अलग है और वो आंध्र प्रदेश के अंदर चला गया, इस तरह से। It recommended the organization of state on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor। उन्होंने कहा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है डिवीजन कीजिए, रिऑर्गेनाइजेशन कीजिए, rather than linguistic factor। linguistic factor को आप मत लीजिए। इधर कमीशन का सुझाव था 1948 में। उसके बाद आई जेवीपी कमेटी, ये बनी 1948 में। इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया प्रस्ताव को, लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। जेबीपी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पत्ताभी सीतारमैया। तो इसको जेबीपी कमेटी बोलते हैं। उसके बाद 1953 में एक ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी इतनी सारी कमेटी बनती रहती हैं लगातार तो हम याद नहीं रख सकते। फजल अली कमीशन, ये 1953 में बना। इसके मेंबर थे फजल अली, एम पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, ये इसके मेंबर थे। इन्होंने रिकमेंडेड किया, इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। इट ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये रिजेक्ट कर दी थ्योरी वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये तो आपको 1957 में दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि हम जो है एक एक कम्युनिटी को डेवलप करें 1952 में। और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है उसको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में जो हुआ था उसको भी लेके आए, और इन्होंने सजेशन दिया, सजेस्ट मेजर फॉर देयर बेटर वर्किंग, और इन कमेटी के लिए, इन प्रोग्राम के लिए उन्होंने सजेशन भी दिए। Committee submitted its report in November 1957 and recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization। और उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर हर जगह डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एक चीज होती है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई चीफ ऑफिसर बैठा है और वो हर एरिया को कवर कर रहा है तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन क्या है, एक बॉस है और इसने अलग अलग काम के लिए अलग अलग पावर दे दी है तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे एक कंपनी मान लो तो ये आपका मैनेजर हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर है, यहाँ पे एचआर मैनेजर है, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक ही जो है अगर एक ही बंदा सबको ऑपरेट करे तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने स्कीम में बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए।
विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज, और इसी को बाद में जो है पंचायती राज के तौर पर जाना गया। और हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा पंचायती राज और आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको अलग शेड्यूल बना के इनको इंक्लूड किया गया। तो ये बलवंत राज मेहता कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 1962-64 में आपकी एक कमेटी बनी जिसका नाम है सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, क्योंकि देश में करप्शन बहुत बढ़ने लगा तो करप्शन के ऊपर भी कमेटी बनी। फिर कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन विद पार्लियामेंटेरियन के शांतनाम एज द चेयरमैन, ये इसके चेयरमैन थे। 4 अदर एमपी, 4 अदर एमपी भी थे, 2 सीनियर ऑफिसर भी थे, और वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1962 में ये सारा काम हुआ, और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसके हिसाब से रिकमेंडेशन ऑफ सनातनम कमेटी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इन्होंने एक CCBC बना दिया, विजिलेंस कमीशन बना दिया, BC बना दिया कि भाई वो बंदा विजिलेंस मतलब देख रेख करेगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI वाज रिकमेंडेड बाय द सनातन कमेटी। जो आज हम देखते हैं कि CBI जांच होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, हर चीज पर CBI इंक्वायरी, तो वही CBI जो इंक्वायरी होती है उसका जो सजेशन था पूरा का पूरा इस डिपार्टमेंट का, CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एस्टेब्लिशमेंट करने का रिकमेंडेशन सनातन कमेटी ने दिया था करप्शन को रोकने के लिए। 1962-64 की बात है। उसके बाद में 63 से 66 के बीच में आपकी कमेटी बनी रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, RURC, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। इसके जो हेड थे वो थे आपके AP जैन। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो स्मॉल टाउन एरिया है, कमेटी शुड बी मर्ज विद द पंचायती राज, जो स्मॉल टाउन एरिया में जो कमेटी बनाई जाती है उसको पंचायती राज के साथ में मर्ज कर दिया जाए, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी इन द पैटर्न ऑफ लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में जो है बहुत सारी मल्टीपल होती है तो लोगों को समझ नहीं आता है, वैसे ही यहाँ पे इलिटरेसी ज्यादा है, तो उसको सबको मर्ज करने के बाद में उसको पंचायती राज में ही मर्ज कर दो, तो लोग सीधे पंचायत के पास चले जाएंगे और ये रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी खत्म होगी। उसके बाद 1969 में राजा मनार कमेटी बनी, ये अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसका पर्पज था टू एग्जामाइन द एंटायर क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हम जानते हैं कि IAS के सिलेबस में है भी, ये काफी डीप में है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और हम जानते हैं कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, उसमें जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दिया है, जिसको स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। And suggest amendment to the constitution so as to secure utmost autonomy to the state। तो उन्होंने ये कमीशन बनाए बिठाया, राजा मनार कमेटी, उन्होंने एग्जामाइन करने को बोला टू एंटायर क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड टू सजेस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू सिक्योर अटमोस्ट ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो है कुछ अमेंडमेंट कर सकें और इसके लिए आप जो है कुछ सजेशन दो, अटमोस्ट ऑटोनॉमी टू स्टेट, के जो है स्टेट की ऑटोनॉमी हो, ऑटो मतलब सेल्फ, नॉमी मतलब रूल, उनके अपने खुद के रूल हो, तो इस तरह से। नेक्स्ट है आपका तारकुंडे कमेटी। जो आपकी तारकुंडे कमेटी है ये आपकी 1974 में अपॉइंट हुई। जयप्रकाश नारायण JP ने ये किया था इसको ड्यूरिंग इज टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट। उन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया था टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये कमेटी बनाई, तारकुंडे कमेटी। दिस अनऑफिशियल कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 90, ये अनऑफिशियल कमेटी थी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी। उसके बाद जो है आपकी साई स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह कमेटी से हर बार क्वेश्चन आया ही आया। ये 1976 में दी गई थी। इसका पर्पज था टू मेक द रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें रिकमेंडेशन के लिए ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। इट सजेस्टेड दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 fundamental duties in the constitution, but the 42nd constitutional amendment act 1976 included 10 fundamental duties। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में 8 फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी थी, लेकिन 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था
उसमें जो है इसको फिर 10 कर दिया गया। आज आज हमारे संविधान के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, राइट एजुकेशन वाली बाद में इंक्लूड कर दी गई। उसके बाद जो है अशोक मेहता कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता कमेटी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अशोक मेहता कमेटी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो अशोक मेहता कमेटी थी, इसे 9 दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो इसके चेयरमैन अशोक मेहता थे, इसीलिए उसी के नाम पे अशोक मेहता कमेटी के नाम से इसे जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 को अगस्त में दी एंड मेड 132 रिकमेंडेशन। इन्होंने पूरे पंचायती राज को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए देश के अंदर इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बाद आई आपकी हनुमंता राव कमेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हनुमंता राव कमेटी 1982 में हनुमंता राव कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन सितंबर 1982। और हम जानते हैं कि हमने जैसे 5 ईयर प्लान में देखा कि प्लानिंग कमीशन जो है देश को डेवलप करने में जो है बिलीव वो करते हैं, काम करता था प्लानिंग कमीशन। तो उसी प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हनुमंता राव कमेटी बनी। उसके बाद थी जीवी के राव कमेटी, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। रूरल का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का पॉवर्टी देश से गरीबी एलिविएट हो, हट जाए। और इसका जो है कमेटी का जो चीफ थे वो थे जीवी की राव, और प्लानिंग कमीशन ने इन्हें अपॉइंट किया था 1985 में। तो ये जीवी की राव कमेटी है। जैसे कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको डेवलप बनाने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप उठा रही है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि शुरुआत से ही जो है सरकार ने काफ़ी स्टेप उठाए। और 1985 में जीवी के राव कमेटी भी बनाई थी प्लानिंग कमीशन ने। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, तो उसने एल एन सिंघवी कमेटी बनाई। ये जो कमेटी थी, इसे रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज, रिविटलाइजेशन मीन्स पुनर्निर्माण, मतलब पंचायती राज फिर से जी उठे डेमोक्रेसी के अंदर और डेवलपमेंट और विकास हो। तो इसके लिए एल एम सिंघवी चेयरमैन इसके बने थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने तो ये कमेटी बनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपकी रामनंदन कमेटी। The committee was appointed to identify the creamy layer among the OBC. It submitted its report in 1993, which was accepted. राम नंदन कमेटी जो ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के बंदे, उसमें अभी दो तरह के बंदे होते हैं। एक होता है आपका क्रीमी लेयर, एक होता है आपका नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, मतलब जो मतलब अमीर है। क्रीमी लेयर मतलब अमीर, और नॉन क्रीमी लेयर जो गरीब है। तो इन्होंने बताया कि ओबीसी में हम किस तरह से क्रीमी लेयर को अलग करें। आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर, तो कितनी इनकम होनी चाहिए, कितना बड़ा मकान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये 1993 में इस कमेटी ने दिया था सजेशन, और फिर गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये रामनंदन कमेटी। उसके बाद 1998 में आपकी कमेटी बनी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो 1998 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट बनाया, 8 मेंबर की कमेटी बनाई ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंद्रजीत गुप्ता, एक फॉर्मर होम मिनिस्टर। ये पहले इंद्रजीत जो है होम मिनिस्टर रह चुके थे, इनके देख रेख में एक कमेटी बनी, इसे इंद्रजीत गुप्ता नाम की कमेटी के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 99 में एक साल बाद सबमिट की। It upheld the argument for introduction of state funding of election. इलेक्शन में जो स्टेट फंडिंग होती है, इन्होंने उसका इंट्रोडक्शन अपहेल्ड किया, आर्ग्यूमेंट दिए उसके बारे में। It stated that state funding of election is constitutionally and legally justified and is in its public interest. तो जो स्टेट फंडिंग होती है, राज्यों से जो चुनाव में पैसा मिलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, वैध है और लीगल है, जस्टिफाइड है। और इस ये जो है एक पब्लिकली इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, लोग इसमें पैसा देते हैं। तो ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने सजेशन दिए थे।
उसके बाद आपकी 1999 में कमेटी बनी, इसको बर्मा कमेटी के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी कमेटी टू ऑपरेशनलाइज द सजेशन टू टीच फंडामेंटल ड्यूटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, के लोगों को जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको टीच किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। इन द ईयर 1998 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जी.एस. वर्मा, तो उन्हीं के नाम से ये कमेटी को वर्मा कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस कमेटी को उन्होंने सुझाव दिया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो देश के हर नागरिक को एजुकेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। It identified the exercise of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties. इससे लोगों में जो है एग्जिस्टेंस आएगी और जो लीगल प्रोविजन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है फंडामेंटल ड्यूटी के, वो लोगों के इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, रियल लाइफ में भी पहुंच पाएंगे। उसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब NCRWC, ये सेटअप किया गया 2001 की बात है। 2001 सेटअप बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रेजोल्यूशन था 2001। इसमें 11 मेंबर का कमीशन था। MN वेंकटाचलैया द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के, ये इस कमीशन, इसका पूरा कमीशन का देख रेख उन्होंने किया था। नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरी रिव्यू वर्किंग होती है उसके बारे में इन्होंने सारा कुछ देखा। उसके बाद है ग्रुप ऑफ इंटरलोक्यूटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ग्रुप ऑफ इंटरलोक्यूटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2010 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट जर्नलिस्ट दिलीप पेडगोनारकर। ये जो जर्नलिस्ट थे दिलीप, इनके देख रेख में ये इंटरलोकेटर जम्मू कश्मीर का बना सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रेख में 2010 में। It was tasked to hold wide-ranging discussion with all the sections of opinion Jammu Kashmir in order to identify political contours of a solution to the problem of state. कि अगर जम्मू कश्मीर को कोई भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये सारा काम ये दिलीप पेड गोनारकर कमेटी ने सारा काम किया, इंटरलोकेटर कमेटी बना दी थी। उसके बाद कौन कौन सी कमेटी जो है इलेक्शन से रिलेटेड बनी। सबसे पहले आपकी गोस्वामी कमेटी बनी, इसमें 1990 में, ये इलेक्शन रिफॉर्म के लिए था। उसके बाद वोरा कमेटी बनी, नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो देखते हैं जो मोस्ट ऑफ जो बंदे खड़े होते हैं वो सब क्रिमिनल होते हैं, वोरा कमेटी बनी 1993 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी स्टेट फंडिंग के लिए 98 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनी, इसको हेड किया वेंकटाचलैया ने। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर एथिक्स, और ये हमें पता है कि हमारे जीएस का कोर्स पेपर भी है एथिक्स एंड मोरालिटी, ये 2007 में बनी। बीरप्पा मोइली उसके चेयरमैन थे। और उसके बाद बनी टंका कमेटी, ये 2010 में बनी। लुक इनटू द होल गैमेट ऑफ द इलेक्शन लॉ एंड द इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन के अंदर कौन कौन से लॉ में चेंजिंग होनी चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म किस तरह से होना चाहिए, तो ये सारा भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, तो एक बार आप इनका रिव्यू ले लोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो ये है इम्पोर्टेंट डेज, तो ये जो है डे जो है आ जाते हैं पेपर में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप फिर अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार हम इनको रिव्यू कर लेते हैं और इनको आप जो है पैक सिस्टम से याद कर लेना। जैसे 9 जनवरी है, 9 जनवरी को आपका होता है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। इस दिन महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे, तो उन्हीं के जिस दिन वो वापस आए थे उसी डे को हम NRI डे के तौर पर मनाते हैं।
अब जैसे ये है आपका NRA डे 9 जनवरी, तो 9 और जनवरी का कोड हो गया 1, तो 9 का कोड हो गया आपका P और इसका हो गया T, या फिर हम इसका कोड बना सकते हैं PD, क्योंकि 9 के B भी होता है कोड और T भी होता है 9 का कोड। तो इसका बन जाएगा वर्ड बैट। मतलब महात्मा गांधी जब 9 जनवरी को आए थे तो वो बैट से बैट बॉल खेलते थे, मतलब अपने बैट से उन्होंने छक्का लगाया। लोग जनरली 6 लगाते हैं, गांधी जी ने 9 रन मार दिए, अपने बैट से 9 रन मार दिए। तो बैट से आपको याद रहेगा, बी का कोड हो गया आपका P और टी का कोड हो गया, बी का कोड हो गया 9 और टी का कोड हो गया 1, तो 9 जनवरी तो ऐसे याद रहेगा। जनवरी 11 को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एनिवर्सरी होती है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद, तो ये हो गया 12 जनवरी, मतलब 121। तो इसका कोड हम बना लेंगे TNT, मतलब ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये विस्फोटक पदार्थ होता है, मतलब जो है यूथ के अंदर एक विस्फोटक होता है, यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो TNT की तरह होता है। या फिर आप इसका कोड 1 का कोड D भी होता है, तो आप इसका कोड बना सकते हैं ठंडा। ठंडा, तो जो यूथ होते हैं उसे ठंडा बहुत पसंद होता है, तो मतलब कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद होती है। तो इस वर्ड से ठंडा से आपको याद रहेगा 12 जनवरी। आर्मी डे होता है आपका 15 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, ये इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इसको हर बार बड़े धूमधाम से मनाती है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ये आप याद कर लेना। 231 23 जनवरी। NMT या फिर बन जाएगा NMD, तो इसका बन गया नरेंद्र मोदी। NMD नरेंद्र मोदी। तो सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मोदी बहुत मनाते हैं ऐसे। 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है, कस्टम ड्यूटी डे होता है, टूरिज्म डे होता है, तो वोटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोटर डे आप याद कर सकते हैं 251 NLT या फिर NLD, और इसका आप जो है एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेंगे तो ये आपको याद ही होगा। या तो कोई किसी का नाम बना लो या कोई अपना मीनिंगफुल वर्ड बना लो, तो उससे ही याद रहेगा आपको। रिपब्लिक डे तो हमें पता ही है 26 जनवरी को होता है। बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को होती है। महात्मा गांधी शहीद दिवस मार्टियर डे 30 जनवरी को होता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को होता है, मतलब 2 नाना। एन मतलब 2 का कोड N होता है, तो NN का कोड हो गया नाना या नानी। तो जो वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब जो दलदली एरिया, जो जहाँ पानी भरा होता है, वेटलैंड होता है, या हरी घास होती है, जैसे रोपड़ वाला एरिया जो वेटलैंड में आता है पंजाब के अंदर, इस तरह से। तो हम अपने नाना के साथ में वेटलैंड घूमने गए, गीली गीली जमीन पे घूमने गए, वेटलैंड नानी के साथ गए ऐसे। या हमने उनके यहाँ लैंड पे पानी डाल दिया, बैट हो गया, तो आप ऐसे कुछ भी याद कर सकते हैं, नाना नानी बैट। कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। IAS में चलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बाकी एग्जाम में कैंसर डे पूछा जाता है। कश्मीर डे ऑर्गेनाइज बाई पाकिस्तान 5 फरवरी को होता है। 13 को सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी होती है। 14 को वैलेंटाइन डे, नहीं आएगा पेपर में। 20 को सोशल जस्टिस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी, जिस दिन ये मदर लैंग्वेज डे था उस दिन वेंकैया नायडू ने भारत के सभी न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छापा था। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है मदर लैंग्वेज पर। 212 हो जाएगा NTN, या इसका बना सकते हैं NDN। तो NDN से या NTN से हम कोई भी वर्ड इसमें बना सकते हैं, जैसे इसका बना सकते हैं नातिन, जो हमारी नातिन है वो अपनी मदर लैंग्वेज में बात करती है। या फिर
कोई भी और बढ़िया सा बना लो, NDN का बना लो ऐसे। डिफेंस डे 3 मार्च, सिक्योरिटी डे 4 मार्च, वुमेन्स डे 8 मार्च। इंपॉर्टेंट है हर बार। वुमेन्स के पे तो क्वेश्चन आता ही आता है वुमेन्स के ऊपर। 8 मार्च 8-3, 8 के कोड होते हैं V और F और इसका कोड होता है C3 और AM। तो FM, लड़कियां जो है FM की तरह हमेशा बोलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं FM। वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को होता है। वैक्सीनेशन डे, वैक्सीन का भी प्रोग्राम चल रहा है, पूरे देश में वैक्सीन लग रही है, वर्ल्ड के अंदर लग रही है। तो 163 मार्च का कोड 3, तीसरा महीना है इसलिए। तो TGM, TGM ले लो या फिर TJM ले लो या DJM ले लो। तो कुछ भी हम इसका कोड और फिर इसका मीनिंगफुल वर्ड बना लेंगे। इसका TSHM, SH भी होता है इसका कोड, CH भी होता है। तो कोई भी वर्ड रखो और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बना लो। ये बढ़िया रहेगा। DJM, डीजे पे DJM, डीजे डीजे बजाएंगे मार्च के महीने में, डीजे बजेगा मार्च में, डीजे बजेगा मार्च में। तो क्या होगा, वैक्सीन लगेगी सबको। डीजे बजाएंगे मार्च में, फिर वैक्सीन लगेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, हम जानते हैं कि IAS में 3 बड़ी सर्विसेज होती है, एक आपकी होती है IAS, एक होती है IFS, एक होती है IPS। तो IAS होता है जिससे DM बनते हैं, IPS होता है इसमें पुलिस में जाते हैं, और IFS होता है फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये तीन तीन को जो है करता है लोग, जब पेपर में ये आता है भी है IAS IPS से कौन कौन सी सिविल सर्विसेज हैं इसमें से। तो IFS में लोग इंडियन फॉरेन सर्विस लगा देते हैं। फॉरेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट डे आपका 21 मार्च को होता है। ये हो जाएगा 213। तो NTM या फिर इसका कोड बना लेंगे NDM। तो NDM का हो गया नेशनल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल डेवलपमेंट मिशन का डेवलपमेंट तब होगा जब फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट मिशन, तो इसे याद रहेगा। वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे भी 22 मार्च होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे, क्योंकि वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है। NNM, तो इसका वही NN का हमने बनाया था नानी, तो नानी नी, नानी मी आ गया। तो इससे वर्ल्ड मी मतलब होता है पानी, नानी मी आ गया, बारिश आ गई, तो नानी मी से याद रहेगा। मार्च 24 को TB डे होता है। पूरी दुनिया, ये वर्ल्ड एपिडेमिक है, पूरी दुनिया से अफेक्ट है, ये आएगा 24, 2, 4 और 3। NRM, नेशनल रूरल मेट मिशन, नेशनल रूरल मिशन NRM। या फिर टीवी से रिलेट करके कुछ भी बना लो, जैसे NRM का नरीमन या नरीमा। एक कोई नरीमा नाम की लेडी है, उसको TB है, नरीमा ऐसे करके बन जाएगा वो। बांग्लादेश लिबरल डे, आपको पता है कि बांग्लादेश लिबरल आज़ाद उस दिन जो है मोदी जो है उस दिन बांग्लादेश में थे। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। थिएटर डे 27 मार्च को। और हम जानते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है इसमें, थिएटर में और आर्ट के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर इस बार रजनीकांत को मिला है। हेल्थ डे 7 अप्रैल, सेफ मदरहुड डे। अब हमने पढ़ा भी था, पोषण 2 के तहत बजट में भी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। पोषण 2 उसने बजट में पढ़ा था। और ये मदरहुड डे, मातृत्व डे मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 114, ये IAS के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब अलग अलग SSC रेलवे बैंक में भी पूछे जाते हैं। तो TTR या DDR, दूरदर्शन रहेगा। जब तक मदरहुड रहेगा तब तक दूरदर्शन रहेगा, दूरदर्शन रहेगा। DDR या TTR से कोई वर्ड बना लो। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल। भीमराव अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे 14 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे, हम जानते हैं कि यूनेस्को से हर बार क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर।
और यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाता है, यूनेस्को UNESCO तो 18 अप्रैल को होता है, 184 मतलब TFR, या फिर TVR। तो इससे हम बनाएंगे तो TVR मतलब टीवी रहेगा, TVR या TF से बना लो एक वर्ड। जैसे इसमें कोई भी वॉवल डाल दो TFR के अंदर तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। जैसे टू फार या टू फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे। सिविल सर्विस डे हम इसी का तो तैयारी करते हैं, 21 अप्रैल 214 सिविल सर्विस डे। NTR बन गया, जूनियर NTR साउथ का हीरो है, तो साउथ की अगर आप मूवी देखते हो NTR। वर्ल्ड अर्थ डे इम्पोर्टेंट है, 224 मतलब NNR, नाना। NN से हमने बनाया था नाना, और R का कोई भी आप वर्ड ले लो, नाना रोड पे, नाना राइड पे, तो उससे याद रहेगा। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल, पंचायती राज डे। देखो अभी हम इतना कमेटी पढ़े हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको एज ए शेड्यूल हमने डाला हुआ है, तो पंचायती राज डे बहुत इंपॉर्टेंट है IAS के लिए। इसका बन जाएगा NRR बन जाएगा इसका कोई। तो इस पर फिर हम जो है कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेंगे, जैसे नरोरा। नरोरा पावर प्लांट है, हम जानते हैं बिजली बनती है वहाँ पे, नरोरा में, यूपी में है। तो नरोरा में क्या है, पावर प्लांट लग गया है, तो पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास होगा, वहाँ बिजली पहुंचेगी, तो नरोरा से याद रहेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो जो है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं आधार पूनावाला, और इंडिया ने भी और अफ्रीका ने भी जो है ब्रिटेन से अमेरिका के प्रेसिडेंट से बोला था कि जो है आप जो है कोरोना वैक्सीन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बाहर करिए, मतलब उस पर जो पेटेंट लेते हैं वो मत लो कोरोना वैक्सीन पे, जिससे कि वैक्सीन हर किसी को अफोर्डेबल रेट पे मिल सके। तो जो बिडेन ने परमिशन भी दी है, हाँ भरी है कि ठीक है हम जो है कोरोना वैक्सीन को पेटेंट रहित रखेंगे। तो ये कल की न्यूज है बहुत बड़ी, और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग बंधुआ मजदूरी करते हैं, तो ये इससे फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। 50TL ताला, ताला बन गया, मतलब लोग जो है लेबर को ताले में बंद करके बंधुआ मजदूरी कराते हैं, ताला से याद रहेगा, बन फायर ताला, या कोई और वर्ड बना लो। तो इंटरनेशनल ILO इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है रोम में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को है, आपका यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, द हाग नीदरलैंड में है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट, और इस तरह से इंटरनेशनल पुलिस वाला जो है। तो ये सब जो है पेपर में आते हैं, इनके हेडक्वार्टर पूछते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। IAS में भी क्वेश्चन पूछा भी गया है 1-2 साल, अगर आप 2019-20 का पेपर उठा के देखें कि उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं। तो फिर ये आपको अच्छे से विकीपीडिया पर देखना पड़ेगा कि ILO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, कौन छोड़ रहा है, कौन लगा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को होता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे होता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे 5 मई को मनाया जाता है। ये और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं या सोसाइटी से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, तो वो इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस सोसाइटी डे 8 मई को है। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे है। फैमिली डे 15 को है। टेलीकॉम डे 17 को है। 22 को बायोडाइवर्सिटी, ये इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट से हमारे टॉपिक IAS के सिलेबस में है बायोडाइवर्सिटी। 22 मई 225, तो ये हो जाएगा NNL। तो NN का हमने कोड बनाया था नानी। नानी को हमने क्या किया, नानी को L दे दिया। L मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर लो, L का कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लो, L से लोटस बना लो, हमने उन्हें कमल का फूल दे दिया। कमल का फूल मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर लो।
कॉमनवेल्थ डे, थायराइड डे, जनरल डे, ये 24, 25 और 30 मई को होते हैं। ये और एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टोबैको डे इम्पोर्टेंट है 31 मई को। तंबाकू दिवस। मिल्क डे आज इंडिया नंबर 1 है इसमें, 1 जून को होता है। इन्वायरमेंट डे इम्पोर्टेंट है, 5 जून को होता है, यहाँ 5 आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओशियन डे इम्पोर्टेंट है। ब्लड डोनर डे। इंटरनेशनल योगा तो आपको पता ही है, हर साल इंडिया इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करता है, 31 जून को होता है। तो इस तरह से ये सारे डे आप जो है कर सकते हैं। ये सब इनका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना हुआ आपको सब याद हो जाएंगे। अगर आप इनका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं तो ये आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे बर्ड ओजन डे 16 सितंबर बहुत पूछा जाता है। किसान दिवस, फार्मर्स डे 23 दिसंबर। अभी पता है किसान इस पे कितना हंगामा कर रहे हैं फार्मर्स बिल पे, तो किसान दिवस ही पूछ सकता है 23 दिसंबर। तो इसका कोड बन जाएगा 2312 और उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड आप जो है बना लो। तो इस तरह से ये आप जो है सारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखे हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड टीचर डे है 5 अक्टूबर को, इंडिया का जो है 5 सितंबर को होता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, नेचर डे 3 अक्टूबर। तो इस तरह से तो ये जो है सारे जो डे हैं वो जो है सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका